बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खरी बात होगी हंसी मजाक और हर बात पे भले भले भले। ये आखिर भले है क्या? सियासत हो या मुल्क का कोई इशू हो, हंसते हंसते भले क्यों करते हैं? सिंध का और आजकल पूरे पाकिस्तान का लाडला फनकार अली गुल मल्ला मेहरबानी भले। और आज आप हमारे खरी बात में आए हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आप लोगों ने याद किया हमें। आपका ताल्लुक कंदकोट से, एक छोटे से गांव जो आजकल डाकुओं और धाड़ेलों के लपेट में, वहाँ पे आप छोटे गांव में पैदा हुए। ये आपके पास हंसी मुस्कुराहट बचपन से है या बाद में ये हंसी का जो खजाना एक बैंक आपके पास आ चुका है जिसकी चाबी ताला लगा के बैठे हुए? ये आया कहाँ से छोटे गांव से पूरे पाकिस्तान में? ये भले कैसे छाया? ये भले तो सर बचपन से ही है, यानी ये जो आर्ट का वो है, तो हम उन दिनों में समझ नहीं पा रहे थे क्या है। जब भी कोई तकरीबात हो, शादी ब्याह हो, तो मैं सब बच्चों से आगे, कभी मार खाई कभी क्या। स्कूल में भी मैं नदीम बना फिरता था। नदीम बेग साहब की फ़िल्म आई थी, नदीम बेग की? हाँ, दिल लगी फ़िल्म। नदीम बनने का शौक था? मुझे नदीम का बहुत शौक था। मैं नदीम बेग उधर रिसेस में हमारे शलवार कमीज़ पहनते थे। पहले मलेशिया थी शलवार कमीज़ जो काले कलर की होती थी, फिर आई येलो बाद में, तो वो पहनते थे। जब रिसेस आती थी तो वो शलवार के अंदर कमीज़ डालो और मैं नदीम बन गया। वो गाना था वो, मेरा महबूब ज़माने से हंसी है यार, ज़माने से प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं। फिर बड़ी मारे खाई उस्तादों से। तो यानी ये जो था बचपन से ही था। फिर बचपन में ही मेरी वालदा गुजर गई, तो फिर और इस चीज़ से मेरा आपको अपने दूसरे बाकी फैमिली के लोगों ने पाला? हाँ, मेरे मामू वगैरह थे, नानी थी मेरी जो उन्होंने मुझे माँ के तरह पाला। तो और फिर आपके वालिद साहब की भी डेथ जल्दी हो गई? बिल्कुल, वो भी तो गुजारा यतीमी में है। फिर मैंने प्यार लेने के लिए कॉमेडी को प्रॉपर अपनाया। दुखों को, अपने दुखों के अंदर के दुखों को बिल्कुल आपने वो हंसी किया उसमें। मैंने कहा अभी इसको जो है प्यार लेने के लिए लोगों से, तो सब याद करते थे जब मैं किसी तकरीब में या किसी रिश्तेदार के घर कभी देर करता था तो वो ये नहीं आया आपके साथ, दूसरे जाते थे तो उसको लाते, वो ये करता है वो करता है, तो बस वो रोज़ी का ज़रिया बन गया। और आपने स्टेज पे कंदकोट से काबू का आगाज़ किया, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी उनकी गेट पे जाना भी धक्के खाना पड़ता था। आपने सर मैं स्ट्रगल किए, धक्के खाते खाते भले फेम बन गए, तो घर वालों से खुशी मिली या घर वालों के फिर भी ताने और तुनके मिले? नहीं, बस अभी तो माशाल्लाह सब जो है प्यार करते हैं। जो पहले मारते भी थे, नफरतें करते थे, गेट भी नहीं आने देते थे तो वो अब कहते भाई ये हमारा बच्चा है और ये इधर से ही गया है। तो ये बस मौला का करम है। सर 35 साल काम किया, आप भी हमारे बड़े हैं और चेयरमैन रहे हैं आप सिंध फनकार तंजीम के भी, तो आपको पता है कि आप हमारे उस इलाकों में भी आते थे 91 में, 92 में, 90 में। तो मैं 96 में कराची आया हूँ मुकम्मल, तो 98 में मुकम्मल कराची में शिफ्ट हो गया था। तो इस अदाकारी के चक्कर में पीटीवी के माइनर उस पर, तो इतना काम करने के बाद अब ये जो बस अल्लाह जब रोज़ी का ज़रिया बनाता है ना भाई, दरवाज़ा खोलता है, तो एक जुमला ही काफ़ी होता है। ये भले फेम, असल में भले के पीछे पस मंज़र क्या है? भले भली कराया, भली भले को आपने वेलकम को आम लफ्ज़ को भले, ये फेम हुआ कैसे? भले उर्दू वाले भी बोलते हैं कभी कभी, आप भले जाओ आप जाओ, ऐसे ही है तो बोलते रहते हैं। या हम भी, हमारा तो आम लफ्ज़ है भले, मामया भले। तो मैंने एक स्किट था, वो दादू का आर्टिस्ट है अब्दुल्ला मल्ला, वो लेकर आया, कहता यार ये 2 मैं स्किट लाया हूँ, एक आप करो एक मैं करूँगा, आप मेरे साथ भी करो। तो हम एक दूसरे के साथ फ्री में करते थे। जब यूट्यूब आया तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा मैं ये भले वाला मैं करूँगा, मैं इसको आगे ले जाऊँगा और एपिसोड बनाऊँगा। कहता ठीक है। एक दूसरा उसने बनाया मेरे साथ, तो मैंने वो भले वाला जो है, तो एक दुकान पे ले जाता है, पहला स्किट ये था, दुकान पे ले जाता है कि भाई ये वडेरे का बेटा है
और ये बोल नहीं पाता, सिर्फ भले भले करता है। तो वडेर ने कहा है कि घी के 5 किलो और चावल के जो है 20 किलो, ऐसे करके वो फिर इससे पूछो। फिर दुकान वाला मुझसे पूछता है, मैं कहता हूँ भले दे दूँ, भले भैया दे दो। तो आखिर वो चला जाता है तो पैसे मुझसे मांगता है, कहता है भाई वो देर की उसने पैसे, तो मैं कहता हूँ भले। और वही जूते भी खाते हैं। फिर ये जो आपकी शरारतें है, शरारती अंदाज है, मुस्कुराते रहते हैं, दुख सब, क्या घर वालों के साथ भी शरारतें करते हैं? वहाँ पे भी कोई पिटाई होती है भाभी से, या वहीं पे भी शरारतें करके बच जाते हैं? बस वो मुझे बीवी कभी कभी कहती है कि अच्छा हुआ कि आप मज़ाही आर्टिस्ट हैं, अगर आप सीरियस होते तो मैं बहुत पहले तलाक लेती आप। पहले तलाक लेती, मैं भाभी मारती तो नहीं कि उसको भले आपको भले कर दे। अच्छा हुआ आप सीरियस नहीं है। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैं एक ही था, एक बहन, एक मैं, अल्लाह उसको भी सयाती दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे मेरी बहन को। तो मैं एक ही था बस। फिर अभी बच्चे अल्लाह ने दिए हैं, वो मेरे साथी हैं और अल्लाह ने बड़ा करम किया है, अपनी दरी की रोशनी खोली है और जहाँ जाते हैं इज़्ज़तें मिलती हैं। आर्टिस्ट के लिए ये भी काफ़ी है, कोई पहचानता है। बाहर जाते हैं, अमेरिका, यूके, इस वजह से घूम के आया हूँ बहुत ज़्यादा। तो और माजी में कोई आपको वीज़ा भी देने के लिए तैयार नहीं था, पासपोर्ट लेके घूमते थे, कोई वीज़ा दे दे पासपोर्ट का, आप तो कहते थे मुझे कोई अब देहात का ही वीज़ा लेना चाहिए। सर हमारा इंटरव्यू था मेरा और सुराब का, एक साना कन्वेंशन की आई थी इनविटेशन अमेरिका की, वो इंटरव्यू था। तो सुराब से एक दिन पहले मेरा था, दूसरे दिन सुराब का था। मेरा वीज़ा नहीं लगा उस टाइम, मुझे वो एहसास नहीं हुआ था। मैं खैर है वीज़ा अमेरिका का, भाई खैर है, नहीं लगा। जब सुराब का लगा तो मुझे बहुत दुख हुआ। सुराब आप दोनों ने साथ सफर भी किया। सुराब ने सबको बताया, फ़ोन, भाइयों को, बहनों को। फिर मुझे दुख फील होने लगा, यार मैंने एक इंटरव्यू मैंने क्या गलती की यार, इसका लग गया है। ऐसे कहा कि मैं अमेरिका जाऊँगा। तो बस मैं फिर मायूस होया। फिर जिस दोस्त ने पैसे भरे थे मेरे, उसको सुराब ने बताया यार अलीगुल का नहीं लगा, मेरा लग गया। उसने कहा कि अलीगुल का क्यों नहीं लगा? उसने फिर फार्म भरा, हमारे आगे आके बैठ गया मलिक कैंट वाले रास्ते पर ही एक होटल पे। कहता मैं इधर बैठा हूँ, आ जाओ। 10 बजे उसने फिर फिल किया फार्म। मैंने कहा यार छोड़ दे, पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे। तो उसने कहा नहीं मैं भरता हूँ। उसने भरे और 7 महीने की तारीख मिली। और इस दौरान मेरे बस मौला का करम होना था, अगर मेरा वीज़ा लग जाता तो हम दोनों चले जाते साना कन्वेंशन में, और फिर ये ड्रामा बामा इधर होता। मैं ऐसे ही था जैसे अल्लाह के राज है। फिर मौला का करम हुआ कि फारूक साहब ने मुझे कॉल किया, कहता है हाँ बेहतरीन डायरेक्टर। उसने कहा कि भाई लिखा हुआ नहीं है, एक ऐसा कि सब्ज़ी वाला बंदा है, हीरो उसको देख लेगा, बिलाल अब्बास। मैं उसको भी नहीं जानता था बिलाल अब्बास कौन है। तो वो तो फिर उसने कहा कि हीरो है बिलाल अब्बास, जानते? मैं कहा देखा नहीं है सर मैंने। कहता वो बहुत बड़ा हीरो है। तो कहता उनके साथ सीन है, वो देखेगा। तो मैं कहता हूँ वो आप करो, अगर बढ़ गया तो ये लग जाएगा, जुमले इसमें ये डालते हैं। खुद बनाया, कुछ मेरे जुमले कुछ उसके जुमले, ऐसे करके एक सीन बनाया। तो इसमें राइटर का कोई कमाल नहीं। हाँ, राइटर का कमाल इसमें नहीं, इसमें डायरेक्टर का कमाल है कि उसने लिखा। फिर मैंने बेटे को बताया, जो अभी अली जान आए मेरे साथ, मैंने कहा बिलाल अब्बास नाम है, उसने 2-3 दिखा है बिलाल। मैंने कहा ये नहीं, ये वाला जो है, कहता वो ये तो बड़ा स्टार है। मैंने कहा यही होगा मेरे ख्याल में। तो मैं जब शूट पे जाऊँगा तस्वीर भेजूँगा। तो सर फिर गया तो वही बिलाल अब्बास था जो हीरो। मैंने तस्वीर भेजी, किताब वो यही है। फिर दुरैफिशा साहिबा, फिर इधर ही मैं इनको जानने लगा। फिर पहला सीन यही था कि हीरो आता है, मेरे सब्ज़ी की दुकान होती है, तो वो मैं देखता हूँ, मैं कहता है यहाँ का तो नहीं लग रहा। मैं पूछता हूँ कहाँ के हो? वो कहता है यूके। तो मैं कहता आपने उमर को, मैं भी यूके। मैं कहता मैं भी यूके। कहता है यूनाइटेड किंगडम। मैं कहा नहीं, उमरकोट। तो ये बड़ा हिट हुआ। तो अल्लाह ने बड़े करम किए। तो मैं था दुबई में, शो होता है हमारा सकाफती, तो मैं वहाँ था। तो वहाँ ये सीन करके ये चल गया सीन, अभी वो शिफ्टिंग अपनी कर रहे थे। तो मैं वहाँ था, वो एक होटल था वहाँ पे, पाकिस्तानी होटल था। वो मुझे वेटर बार बार देख रहे थे। तो मैं कहता ये शायद पहचान, मैं भी आगे मुंडी कर रहा था उनकी गर्दन, तो ये पहचाने। तो कहता सर ये आप वो तो नहीं है जो अभी ड्रामा है इश्क मुर्शिद, यूके उमरकोट? मैं कहा हाँ मैं हूँ वो। हाँ। तो उसने मालिक को बताया, उसने कहा ये यार तुम तो बड़े हिट हो गए हो। मैंने फारूक भाई को उधर रिवाइज किया, फारूक भाई मैं तो दुबई में मशहूर हो गया हूँ। कहता वापस आ, तेरा बढ़ गया है सीन।
मतलब अक्सर फनकारों को मशहूर होते हैं, नाम होता है, शोहरत मिलती है, जैसे आपने कहा कि पॉपुलर होते हैं, मुफ्त के खाने, मुफ्त के मुर्गे, मुफ्त की बिरयानियाँ, कितनी खाई मुफ्त का माल। बहुत खाए। अब तो यही है कि भाई जो सिंधी में एक कहावत है कि भाई कपड़ों को लेते मानी राजन थे, मेरा खाना कपड़ा कंधे पे और रोटी लोगों पर। तो लोग प्यार करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। अभी हम अमेरिका में गए, बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए कि अब 10 दिन के लिए क्यों आए, हमारी दावत है, हमारी दावत है यार। तो ये बस उसका करम है। फनकारों के अंदर मुख्तलिफ फनकारों के अंदर एक बीमारी होती है कि जब शोहरत मिलती है लोग उसको हाथों पे उठाते हैं, मुफ्त के खाने, मराते, दावतें, पर उनको भी शोहरत की एक भूख लगती है, खाने के साथ एक अलग भूख, वो आपको बाकी फनकारों को लगती है, तो कैसे देखते हैं? बहुत सारे, लेकिन मैं असल में सारी उम्र इसी फील्ड से एक मोहब्बत करता रहा हूँ, बड़ों की इज़्ज़त करना, उस्तादों की। तो मैं वही रहा हूँ कि रब दे बंदे आ रब दे अगू नीवा हो के चल। तो बहुत सारे लोग देखें, बड़े बड़े लोग देखे, शोहरतें देखी उनकी, फिर जवाल भी देखा। तो इसलिए मैं बस उसी लिमिट में ही हूँ और अल्लाह करम करे। मेरे सब उस्ताद हैं, जो पहला डायरेक्टर जो नया कास्ट करता है मुझे, तो मैं कहता हूँ ये मेरा नया उस्ताद है। तो इस वजह से सबकी कदर करता हूँ और अल्लाह बस उसको अपने ईमान में रखे। आपके साथ बहुत सारी खरी बातें भी करेंगे, आपके साथ आज हंसी मजाक भी करेंगे और भले के हवाले से, आपकी गुर्बत से लेके खुशहाल होने तक ज़िंदगी, सब पे बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक। खरी बात में आज हमारे साथ मेहमान है हंसता मुस्कुराता चेहरा, भले फेम, अली गुल मल्ला। अली गुल, जब बाज़ार में आप जाते हैं तो बहुत सारे पीछे से आवाज़ आती है भले, तो फिर आपको तप चढ़ती है, चिढ़ लगती है या खुश होते हैं? कभी कभी होती है, लेकिन वो चेहरे पर मैं नहीं लाता हूँ, क्योंकि हाँ मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कोई सीरियस काम से जा रहा है या कोई ख़रीदो फरोख्त के लिए जा रहा है, तो लोग, क्योंकि आजकल टिकटॉकर बहुत हैं, हर जिसके पास मोबाइल है भी बन जाती है। हाँ, वीडियो तो वो बहुत ही खींचते हैं अपनी तरफ। भाई फिर काम समझो उधर रह गया, मरीज से पूछने जाओ वो उधर रह गया, हम तस्वीरें खिंचाने में पूरे। तो कभी कभी होती है, लेकिन चेहरे पर मैं नहीं लाता हूँ, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मोहब्बतें और प्यार मिली है। बहुत ही थकावटें होती हैं जब शो करते हैं, तो शो में बहुत सारी पब्लिक होती है, बड़ा घसीटती है, फिर भी बस चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, क्योंकि इनकी वजह से ही सारा कुछ शोहरत और प्यार मिलता है। हंसी के बदले बहुत सारे पैसे जब आपको मिले, तो क्या उन पैसों की मिठाई खाई, दोस्तों की पार्टी की, या भाभी को जाके गिफ्ट दी? इन हंसी के पीछे पैसों का क्या बना? सर, पैसे से ये है कि मैंने सबसे पहले तो गाड़ी अच्छी ली। हाँ, गाड़ी तो थी, लेकिन गाड़ी अक्सर बहुत सारे फनकारों के पास गाड़ी अभी भी नहीं है, पैदल चलता चल। तो मैंने कहा भाई ये गाड़ी ले लो, ये भी मिल्कियत है एक किस्म की, और ये ली। और फिर बच्चों को अच्छी जगह पे रखा है, अभी अच्छी जगह पे रिहाइश दी है उनको, ताकि भाई आप, और तालीम अच्छी दे रहा हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो है साइबर सिक्योरिटी कर रहा है और सफ़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो यहाँ की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में आती है, कराची की। कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं। बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, वो सीए करेगी, और बच्चा बड़ा साइबर सिक्योरिटी, दूसरा मैट्रिक में है। एक छोटी बच्ची, वो 7 साल की बात हुई थी। शादी एक की या 2-4 शादी साइड पे लगी एक ही है। 2-4 साइड पे कोई इश्क नहीं, एक ही, ये सारा उसका नसीब है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जब मैं से बहुत सारी औरतों को ताड़ के बैठे होते थे सर, अभी वो इश्क विश्क चल रहे हैं या अभी ताड़ने वाले तक मौजूद है? सर, वो मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने शादी की थी, वो मेरे मामू की लड़की है, वो भी यहाँ रहते थे। तो जब निकाह किया था तो 1000 रुपये मौलवी काफ़ी नहीं था मुझे। मौलवी का निकाह के पैसे नहीं थे, पर इस चक्कर में दूसरी शादी नहीं करेगी, दूसरे निकाह के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब तो शादियाँ बड़ी महंगी हो गई, अब तो बच्चों का सोचना पड़ रहा है। बाल भी कमा लिया, कैसे शादी कर सकते? सर नहीं सर, बस ये बहुत ही है, जूते पड़ने का डर तो नहीं है कोई? सर उसका नसीब है। नसीब है। हाँ, जब दुख थे और कुछ भी नहीं था, वो भी हमारे साथ थी। अब भी वही गाड़ियों में चढ़े। अभी को मैंने देखा बड़ी सीधी शादी है। हाँ सर, बिल्कुल। कुछ सुनाती नहीं है, खुद गलती पति आपको भी सिखाती वो खुद? नहीं, वो कभी कभी हमारा ड्रामे में या स्किट वगैरह करते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं ना लोगों के, तो कहते हैं तू कैसा देख रहा था उसको, ऐसा मुझे तो कभी नहीं देखा तूने।
मैंने कहा वो झूठा प्यार है, ये इधर सच्चा प्यार है। किस तरह करते हैं भाभी से प्यार, फिर किस तरह करते हैं, वो झूठा और सच्चा कैसे होता है फिर? तो सच्चा प्यार फिर वो उनसे ही करना पड़ेगा। क्या आजकल फनकार वाकई अपनी बेगमाल से सच्चा प्यार करते हैं, या साइड पे एक, बगल पे एक, तीसरे से ये क्या चल रहा है फनकारों के पास? बहुत सारे अफेयर, ड्रामा, हाँ, शराब, बहुत सारे बड़ी दावतें। बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट जो है रंगीन मिजाज बहुत हैं, और बस अल्लाह ने बड़ा करम किया कि कभी ग्राई वाटर भी नहीं पिलाया मौला ने। हाँ, कड़वा पानी भी नहीं पिलाया, और पानी पीते हैं तो यही पीते हैं जो नलकी वाला हो। फनकार इन शराबों पे, महफिलों पे अपने पैसे लुटा के आखिर में कहते हैं जी सिंध सरकार, पाकिस्तान सरकार, कल्चर डिपार्टमेंट हमारी सार ले, हमारी मदद करे। फिर सरकार ही क्यों मदद करे, अपनी आप मदद खुद क्यों नहीं करते? बिल्कुल, ये मैसेज बार बार हम देते रहते हैं दोस्तों को, अपने स्केट्स में भी और ऐसे भी लोगों को, और मना भी करते हैं हम बहुत सारे आर्टिस्टों को कि आप जब परफॉर्म करने जाओ तब आप ग्राई वाटर पी के नहीं जाना, क्योंकि ये आपके जो जितने भी ये परस्तार हैं आपके, अगर आपको लड़खड़ाता हुआ देखेंगे तो आपकी व्यूअरशिप बहुत गिरी लोगों की। बहुत हमारे आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे जिनकी बड़ी बड़ी आवाज़ें थी, या अदाकार भी ऐसे बहुत ही नशे की वजह से बहुत पीछे आ गए। और आप समझते हैं कि बहुत सारे फनकारों की बर्बादी यही नशा, यही याशी है? बिल्कुल, पैसा सबने कमाया है, पैसा बहुत मिलता है। पैसा तो मैं भी कमा रहा हूँ, असगर खुसूस भाई भी कमा रहे हैं, हालांकि हम फनकार नहीं हैं, हम कॉमेडियन हैं, फिर भी बस जुगाड़ चल जाता है भाई। अपने 2-3 गाने बनाए हुए 7-8 महीने, असगर भाई ने तो 20-30 गाने बनाए। अक्सर फनकारों को, जो खास करके जो कॉमेडियन है आप लोग, उनको भी लोग शादियों पे बुला लेते हैं कि जी आप शादी में भी गाए और मस्ती करें, हंसे मुस्कुराए। शादियों में जाके ये कॉमेडियन को गाने क्यों बुलाया जा रहा है? फनकारों तो भूखे मर जाएंगे, सब कॉमेडियन आगे आ रहे हैं। हमें तो फिर संजानी कह रहा था मुझे ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी, ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी जिसमें ब्रेक नहीं हो बेटा, और तुम लोग सामने आ जाओ। फिर आपको मारेगा फिर। कह रहा तुम लोग अभी गाने गाओगे तो हम फनकार के कॉमेडी करें। मैंने कहा भाई हम हैं, ये कॉमेडी का है कि सर शादी में होता है 2-2 घंटे आप लगे रहो, अब कॉमेडी की लिमिट होती है आधा घंटा 1 घंटे तक चले, तो अभी 2 घंटे क्या, फिर हो जमाल हो गया, गाना हो गया, कॉमेडी गाना हो गया, तो ऐसे गा के बड़े गुजारा हो जाता है। अभी आपको अमेरिका में भी गाने वालों को पीछे छोड़ के आप ही को बुलाया गया, आप ही गाने गा रहे, तो ये फनकारों के साथ ज्यादती नहीं है गाने वालों के साथ? मेरा हो जमाल उधर इतना हिट हुआ कि सबने कहा कि ये कैसा हो जमाल होता। मैंने कहा भाई हो जमाल होता है खुशी का, ये शादी है भाई हमीद भुट्टो साहब की, हो जमालो मैं GTV पे बैठा हूँ, हो जमालो, तो ऐसे ही मैंने कहा ये तो खुशी का है। तो बहुत सारे फनकारों ने, बहुत सारे अदीब दानशूर तरकीब क्या है की। कि आजकल लोग गाना सुनना, गीत गज़ल सुनना, अच्छी म्यूज़िक सुनने के बजाय कॉमेडियन की, मज़ाक की वो चीज़ें सुनने के लिए आगे बढ़े हुए। म्यूज़िक की, फ़न की बर्बादी हो क्यों रही है? सिर्फ हम कॉमेडी के पीछे क्यों पड़ गए? नहीं, असल में एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। लोग परेशान हैं टेंशन में। जहाँ पर देखो, हम जब साना कन्वेंशन में गए थे तो वहाँ प्रोग्राम होता था सुबह 9 बजे शुरू, जिसमें अदबी प्रोग्राम होते थे, जिसमें किताब, रहनुमाई, ये वो। उसके बाद जो म्यूज़िक का था वो 2 घंटे थे आखिर वाले, जो 10 से 12 तक था, तो उसमें आधा घंटा कॉमेडी का था। तो अब लोगों को उसको कॉमेडी का एक आधा जुमला ऐसा पसंद आ रहा था, वो वायरल हो रहा था, तो लोग एंटरटेनमेंट होते हैं म्यूज़िक पे, कॉमेडी पे। तो सनम मारी साहिबा थी वहाँ, जीतन उदासी था, और एक जुनैद मखदूम था, एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट वहाँ का, वो था। तो मुख्तलिफ वो गा रहे थे, तो कॉमेडी इतनी नहीं थी, कॉमेडी का एक आधा घंटा था। लेकिन अभी ये है कि टिकटॉक का दौर है, फेमस वो जुमले हो जाते हैं, या कोई गा रहा है भाई ये क्या, कौन सा फनकार है ये गा रहा है, ऐसे भी हम लोग हिट हो जाते हैं ना। समझते हैं जो आजकल टिकटॉकर्स फनकार बन गए हैं, वो भी बड़े फेम, लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले, क्या वो भी आर्टिस्ट हैं, या जो स्क्रीन पे आते हैं, जो थिएटर स्टेज पे आते हैं, वही फनकार हैं, या वो टिकटॉक, सोशल मीडिया वाले भी फनकार उनको मानते हैं या नहीं? नहीं, वो फनकारों को नहीं मानते हैं। जो सोशल मीडिया पे, जो टिकटॉक पे आते हैं ना, वो फनकारों को नहीं मानते। वो भी नहीं मानते? हम तो मानते हैं उनको भाई, वो फनकार हैं। कला का एक अलग अलग एक जाविया होता है, हर उसे खेलना चाहिए आदमी को। जितने भी आए हैं ये टूल्स, यूट्यूब है, पेज है और टिकटॉक है, लेकिन टिकटॉकर वो अदाकारों को समझते नहीं कि ये क्या है, कि ये 1-1 घंटे का ड्रामा बोल रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं हम तो सेकंडों का काम करते हो, सेकंडों में हिट भी हैं।
बहुत सारे टिकटॉक अच्छे टिकटॉकर हैं, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर हैं जो गलत भी बातें करते हैं, इतना गलत बोलते हैं जो आप देख नहीं सकोगे। वो यूट्यूब पे अपने पेज पे या टिकटॉक पे वायरल हैं, जो आजकल पकड़ दकड़ भी हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। माजी में अगर हम सिंध की या पंजाब की बात करें तो वहाँ कॉमेडियन अपने पीछे मशकरो लफ्ज़ मना एक लाजमी कॉमेडियन लगा देते थे, उसके बगैर कोई कॉमेडियन होता ही नहीं था। खंडू मशकरो एक लाइन लगी हुई मशकरो की होती थी। पंजाब में भी यही सूरत हाल थी और दोनों पास सिंध और पंजाब कॉमेडियन से भरे पड़े हुए। फिर ये 2 दहाइयों से मशकरो लफ्ज़ कॉमेडियन लफ्ज़ पीछे लगाने से हट के आप और बाकी जो कॉमेडियन आए, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि आप लोगों को खतरा नहीं हुआ कि हम मशकरो नहीं लगाएंगे, मशकरे नहीं बन सकते? तो हुआ क्या? हुआ ये कि चेंज हुई, कॉमेडी चेंज हुई। पहले जो कॉमेडी करते थे उनको मस्करा कहा जाता था, वो बाकायदा तुरली टोपली लगाते थे और उसको एक पुपली नमा एक होती थी, एक हारमोनी, बच्चों की तरह चलते हुए आते थे करके फिर वो मस्करी करते थे। फिर वो करते थे कौम पे, ज़ात पे, नाम पे, और गालियाँ भी देते थे। तो वो उसको मस्करा कहा जाता था। फिर जैसे हमारे मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, लहरी साहब, मनोहर ज़रीफ साहब या पंजाब के बहुत सारे आर्टिस्ट आए, कॉमेडियन, उन्होंने इसको चेंज किया, रंग और दिया, तो टीवी पे भी चलने लगा वो काम जो है। आप क्रेडिट देते हैं मोइन अख्तर से लेके लहरी और रंगीला, इनको क्रेडिट देते हैं? बड़े, मैं तो समझूँगा कि जैसे कायनात के बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन या महमूद साहब, ये वही थे ना, रंगीला साहब, मनोहर ज़रीफ साहब और हमारे मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, ये बहुत बड़े। इनको ही देख के हम इस फील्ड में आए कि हमारे बड़े हैं मौजूद, हम इसके पीछे चलेंगे। क्या कॉमेडियंस के अंदर भी कोई लसानियत, कोई कौमियत, कोई फ़िरका मौजूद है, या वाकई वो सब कॉमेडियन आर्टिस्ट है? कोई हदबंदी है? कोई हदबंदी नहीं है। हम जब सिंधी मीडिया में काम करते थे तो हम उधर ही महदूद थे, क्योंकि हमारा एक अपना सर्कल था जिसमें 4-8 चैनल थे, तो हम वहाँ जाते एक दूसरे को जानते थे। फिर लोगों का ये भी पूछते हैं हमसे कि भाई वो उर्दू वाले तो यार सिंधी जो अदाकार हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं करते। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हम उनके सर्कल में नहीं हैं, उनसे जान पहचान नहीं है। मैं अब आपने बुलाया, मुझे ये चाहिए था कि मैं खुद आता यहाँ और GTV पे मैं उनको कहता भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा इंटरव्यू लें या कुछ भी करें, ऐसे जाना चाहिए हर चैनल पे। सिंधी टीवी पे भी हम जाते थे, जो हमारे सिंधी चैनल हैं वहाँ जाते हैं काम के लिए या ऐसे भी सलाम दुआ के लिए, तो हमारी दोस्ती यारी बनी होती है। उर्दू में भी ऐसा हमें करना पड़ता है, हर किसी के पास जाओ, सलाम दुआ करो, उनके साथ खाओ पियो, खुद खिलाओ, उसका भी खाओ। होता क्या है कि आजकल सकीना समूह से लेके बहुत सारे फनकार जो उर्दू मीडिया पे काम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो उंगली उठाते हैं कि जी सिंधी आर्टिस्टों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर ये आवाज़ें क्यों हैं? ये गलत है आवाज़। मैं जो अब मुझे जितना भी काम मिल रहा है, यकीन करें मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ा, किसी ने मुझे ये फ़र्क नहीं दिलाया कि आप सिंधी आर्टिस्ट हो, उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो या बलोची बोलने वाला या पठान। मुझे तो कहते यार भले भाई आपने कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ यार ये तो मेरा भाई है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम तो इसमें सिंधी में कहावत है, हली पाण न सगा लखलाना तो गोडन थे, चल मैं खुद नहीं सकती और घुटनों को लानते देना, ये वो बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसी पे बहुत सारी बातें आपसे करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। आज हमारे साथ अली गुल मल्लाह, भले फेम, हंसी का तूफ़ान, हंसता मुस्कुराता चेहरा मौजूद है। खरी बात में बहुत सारी इनके साथ खरी बात करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में आज हमारे साथ पाकिस्तान का वर्सटाइल अदाकार, कॉमेडियन, भले फेम अली गुल मल्लाह मौजूद है। अली गुल, आप स्टेज, ड्रामा, थिएटर और टेलीविज़न की दुनिया पे अपनी अलग पहचान कर रहे हैं। माजी में सिंध में बड़ी अच्छी सिंधी फिल्में बनती थी, वो तबाह हो गई, उसकी क्या वजह है? और क्या आपको कोई फिल्मों में काम मिला है, उर्दू में या पंजाबी में? वो तो बन रही हैं। सिंधी फिल्मों की बर्बादी, उर्दू मीडिया में आपकी इस फेमस के बाद कोई काम मिला?
सर सिंधी फिल्में तो अभी हमारे सिनेमाएं बहुत ही तकरीबन जितने भी कराची के अलावा सिंध के जितने भी शहर हैं सब में सिनेमाएं टूट चुकी हैं। हैदराबाद में एक आधा है, एक लाड़काना में है जतोई साहब की, बाकी कराची में हैं 4-5 सिनेमाएं बची हैं। तो अभी जितनी सिंधी तो अभी मुश्किल मेरे ख्याल में लोग बनाएं, रिस्क लें। इसमें यह है कि मिक्स हो सकती है, सिंधी उर्दू मिक्स करके बनाएं ताकि इंटरनेशनल वो रिलीज। कभी कभी सिंधी फिल्म तो बन भी रही है अभी, सिद्धू दरिया और काफ़ी सारी फिल्में अचानक आ भी जाती हैं। वहाँ बनी अभी एक पर कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, उसकी भी क्या वजह है? सिंधु जो कोई बनी अभी, सिंधु जो कसम या ऐसे कोई हमने सुना था, अभी देखी नहीं है, अभी जाके देखेंगे। तो और असल में ये देखने वाले नहीं है ना हमारे पास। टीवी पे तो देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, लेकिन वहाँ सिनेमा में जाने के लिए सिनेमाएं चाहिए। सिनेमा है ही नहीं। नहीं तो हमारा छोटा शहर था कंदकोट, 2 सिनेमाएं थी उसमें। आपकी कोई सिनेमा की बड़ी स्क्रीन की फिल्म भी आ रही है? मेरी सर फिल्म अब मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला वो जल्द आएंगी। ईद पे तो रिलीज़ हो जाएंगी दोनों ही इंशाल्लाह। एक एमडी की है, एचएम साहब कर रहे हैं, एक मंशा साहिबा की है फिल्म। इंशाल्लाह ताला दोनों में कॉमेडियन रोल हैं और अच्छे रोल हैं बाकायदे। उन फिल्मों में बहुत सारे कॉमेडियन पाकिस्तान के और भी शामिल हैं। जी हाँ, एक दूसरी इंटरनेशनल फिल्म है, उसमें भी हूँ। उसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, नासिर चिन्नोटी साहब हैं, सलीम राज साहब हैं उसमें भी, और बस करम मौला जावेद शेख साहब भी हैं, उनके साथ काम का मौका मिला है। और अल्लाह कामयाब करे, क्योंकि हर आदमी का दुआ होती है, वो भाई मेकअप वाला हो, कैमरामैन हो, फिल्म सबकी होती है, दुआएं सब मांगते हैं। टेलीविज़न पे आपके नए ड्रामे कौन से आने वाले हैं? मेरा अभी जो है, मुझे दानिश नवाज साहब ने कास्ट किया है नया ड्रामा, उसमें मैं आ रहा हूँ और उसकी अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई क्योंकि मैं फ़िल्म में ही था बिज़ी। तो एक ड्रामा मैंने छोड़ा है खुद, वो माजरत करके, क्योंकि मैं बिज़ी था। टाइम भी देना चाहिए, नहीं तो फिर जो है आपकी वो नहीं रहती बात कि भाई ये टाइम का पक्का नहीं है। तो ड्रामा तो मिल रहा था। बहुत सारे सियासतदानों पे भी आपने माजी में कॉमेडी की, बहुत सारे सियासतदानों के किरदार भी आपने सिंधी मीडिया में किए। वो तकरीबन सिंध के सारे सियासतदानों को आपने लपेटा। तो वो हंसे या आप पे गुस्सा हुए या आपको कोई थ्रेट्स मिला? नहीं, हमें तो हंसते रहते थे। फिर वो कहते थे कि यार तां ॾाढा ॾुखिया आयो, बहुत मुश्किल आदमी हो, क्योंकि हंसते हंसते बात कर देते हो। तो शेख अयाज ने भी कहा कि आदमी 2 जगह पे सच बात कह सकता है, एक पागल होकर, एक कॉमेडी में। तो कॉमेडी में बातें करें, इस ड्रामे में भी बहुत मुश्किल डायलॉग थे। तो एक तो वो बहुत ही बड़ा मुश्किल डायलॉग था, तो मुझे किसी पार्टी वालों ने पकड़ा भी। मैंने कहा कि आपकी पार्टी के नहीं, मैं तो उस पार्टी के लिए कह रहा था। तो वो तो ये था कि भाई मैं पहला बंदा हूँ जो आपसे खा रहा हूँ, नहीं तो आपकी पार्टी तो पूरा सूबा खा गई है। ये तो डाला कि इतना मेरी गर्दन में पड़ा था। आपने सिंधी मीडिया के अंदर बहुत सारे सियासतदानों के किरदार किए, उसमें सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगा? सर मैं जो है ताहिरुल कादरी साहब का करता था, उसमें भी बड़ा वो फेम था ताहिरुल कादरी साहब का। और फिर कंटेनर पे खड़ा होता था, वो उसका फिर आसिफ जरदारी साहब का मैं बहुत अच्छा करता था, अब भी करता हूँ। किस तरह करते हैं आसिफ जरदारी की, किस तरह करते हैं एक्टिंग? बीवी की मज़ार पे कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तान न खपे, लेकिन मैंने कहा पाकिस्तान खपे। कादरी का वो तो भाई ड्रोन हमले की तरह आता था ना। स्क्रूटनी होगी, नेगोशिएशन होगी, उसके बाद धरना होगा, मुझे कहते हैं गोली मार देंगे, मार दो गोली, ये सीना हाजुर है, डिशियां अब बड़े। आपने बिलावल भुट्टो का भी किरदार किया, पाकिस्तान पीस पार्टी का सरबराह, उसका किस तरह का? भाई ये अभी गेटअप करके ना वो फिर आता है उसमें मज़ा। फिर भी कुछ सुनने वाले चाहेंगे कि सुने। फिर मैंने करैक्टर वो ज़्यादा किए जो मुआशरे के होते, हाँ, जिसमें टीचर के, व्याजी के, और जितने हमारे सूदखोर का, सूदखोर जो है, सूदखोर के
ये हमने किए हैं। उसके भी बड़े अंदाज थे भाई। आज का दुकान खोला है हमने, मोटरसाइकिलें खोली हैं, अब अब्बा हज पे गया है, जैसे वापस आएगा तो उसको भी खोल के दूंगा दूसरा दुकान, वो भी ब्याज पे चलाएगा। मोटरसाइकिल 50,000 की है, हम 3 लाख में बेचते हैं, अगला सारी ज़िंदगी कर्जा नहीं उतारता। आपका एक ड्रामा है भल्ले शादी दफ्तर, उसमें तो आप शादी करने के लिए हर वक्त तैयार, बड़े घूंघट वूंघट मार के बड़ा दूल्हे बन के फिरते थे, तो वो क्या चक्कर था कि शादी का शौक कहाँ से आ गया? बहुत से बस करेक्टर किए हैं माशाल्लाह, बस फेम बस यही मिला है। बस हम भी अब सबको कहते हैं कि भाई यही ड्रामा हमने किया है, भले स्टार्ट यहाँ से है। भले को कोई सियासी प्रेशर कब और कैसे आया? सियासी प्रेशर आते रहते हैं। असल में जो बड़े हैं वो कुछ नहीं करते हैं, जो उनके कारकुनान हैं वो उनकी अपनी जहानियत के हिसाब से वो बोलते हैं आपने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा। हमने कहा भाई आर्टिस्ट हैं। वो असगर खुसरो ने गाना गाया एक पार्टी का, फिर दूसरी पार्टी का भी गाया गाना, मैंने भी एक का वीडियो छोड़ा, फिर दूसरी का छोड़ा। तो मुझे कहा कि आपने ये क्यों किया? कि मैंने कहा भाई जेब में हर पार्टी का झंडा है, हमें जो बुलाएगा हम उसके नारे मारेंगे। तो इस तरह हमें पेज पे गालियाँ वालियाँ पड़ती रहती है, तो हमको समझाते भाई अब आर्टिस्ट है। माजी में आप बहुत सारे सियासतदानों के पास नौकरी के लिए CV लेके सोराब सुमर के साथ घूमते रहे। किसी सियासतदान ने नौकरी का आसरा दिया? यहाँ पे कुछ मांगा गया या वहीं पे भी कहा गया कि जी काबिल चुनाव पे नौकरी देंगे? असल में ये था कि सोराब भाई इमेज जर्नलिज्म था, उसको ये था कि यार मैंने तालीम हासिल की इमेज जर्नलिज्म में, तो मैं यार नौकरी लूँगा। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई ये यहाँ पे कमीशन होती है जो सिंध में एक कमीशन के ज़रिए मिलती है नौकरी, तो वो उसने की नौकरी, तो वो PRO वगैरह लगते हैं ना जो कमीशन करके सिंध में। तो ऐसे हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो आपको 16 लाख देने पड़ेंगे। ये 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो सोराब भाई ने कहा कि 16 लाख होते तो मैं वेगन लेके शक्कर और लाड़ करना नहीं चला था, इधर की बात। तो वो नौकरी नहीं मिली उसको। शोहरत पब्लिसिटी मिलती है तो उसकी बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है, आपने कौन सी कीमत चुकाई? ऐसे लोग ऐसे हैं जो एक बहुत सारे लोग आपकी ताड़ में होते, कहाँ ये गलती करता है और इसको हम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे हमारे साथ भी हुआ। एक ऐसा ही मेरे साथ वाक़या हुआ, तो भाई पूरी सिंध ने मिल के मुझे गालियाँ दी। इतना मैं परेशान हो गया कि मैंने कहा भाई खुदकुशी करूँ अभी जाके। ये मैंने तो भलाई वाला वो कहा था, ये कैसे हो गया? उसको ऐसा उल्टा जैसे काट के जुमला बोलते हैं वो करके मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जैसे गालियाँ मिली। फिर सियासतदानों के भी साथ होता है, लेकिन मेरे साथ बहुत हुआ। मैंने कहा भाई बस ये भी हाँ ये अच्छा है, हम जिंदा हैं अभी, नज़र से अच्छा है गालियाँ खाएं। तो ये हमें मिली बहुत सारी गालियाँ। दोस्तों का रवैया, शोहरत होती है तो बड़ा अच्छा होता है, शोहरत ख़त्म, पैसा ख़त्म, दोस्त भी ख़त्म, तो ये फ़न की दुनिया के साथ कौन सा? ये होता है, हमारे साथ बहुत हुआ। मैं ये इश्क मुर्शिद से पहले तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि सिंधी मीडिया में इतना पैसा नहीं था। वो तनख्वाह में कभी कभी 2-2, 3-3 महीने हो जाते थे। तो शो मिले तो शो के इतना बजट नहीं था, तो कभी कभी शो मिले। तो फिर मेरे जो दोस्त थे, हम करते थे साथ में, वो भी उन लोगों के साथ चले गए जो फेमस थे। फिर मैं अकेला रह गया। फिर यूट्यूब पे तो अपने ही 6-7 कैरेक्टर करता था, मासी चपरा दबला बन के। तो उस दौरान मुझे बहुत परेशानी हुई। फिर जो बैठा है ना वो देखता रहता है। आपने वो कहता है भाई मासी चपरा हाँ, एक खातून का मैंने काम नहीं छोड़ा, दुपट्टा ओढ़ के हाँ, एक खातून का किरदार करने का शौक कब से जागा? वो इसलिए कि मैंने कहा अभी एक कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया था, उसका नाम था दबलो। तो उसकी माँ दिखाई, उसका दादा दिखाया, उसका बाप दिखाया। तो वो मैं 2-3 कैरेक्टर करता था सारे खुद ही, ताकि वो मैं अपना फ़न भी दिखा सकूं और 2 रुपये आ जाएँ यूट्यूब से। वहाँ फिर मेरे 70-80 हज़ार बनते थे यूट्यूब से। तो ये काफ़ी नहीं था, बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे थे ये वो। तो ये मेरे साथ बहुत ही हुआ। फिर अल्लाह ने ये दरी खोली एक रोशनी भले के नाम से, इश्क मुर्शिद से। और सबकी मेहरबानी, चैनल की और फारूक भाई की, पूरे ड्रामे की टीम की और लोगों की जिन्होंने फेम दिया। और फिर रोज़ी का सिलसिला ऐसे चला कि चल रहा है बस।
आपने बात की सिंधी मीडिया, आपने भी 20 साल से ज़्यादा मुख्तलिफ तकरीबन सारे सिंधी चैनल्स पे काम भी किया, नौकरी भी की। हुआ क्या, ये इदारे कमाते कमाते अपने ही आर्टिस्टों के साथ ज़्यादती करते हुए उनको अच्छे मुआवजे नहीं देते। आज सिंध का 90% फ़नकार धिक्के खा रहा है, दर बदर हो रहा है, और वो चैनल भी मुश्किलात का शिकार क्यों हुए? वो ये सर इसमें ये है कि हमने जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को देखा है, वो जब कमाते हैं 2 करोड़ तो उसमें 1 करोड़ सिर्फ पब्लिसिटी के लिए रखते हैं, उसको बनाने के लिए, उसको खूबसूरती के लिए, और 1 करोड़ जो है वो दूसरे लवाजमात में लगाते हैं प्रोडक्ट बनाने में। तो इन्होंने ये जितने भी कमाए ना, 2 करोड़ कमाए तो दोनों ही करोड़ उसने कमरे में डाल दिए, अपने बचत रख दिए अपने घर में, और चैनल को ऐसे खाली छोड़ दिया, ऐसे ही खाली होता गया, इसमें लगाया नहीं। और चैनलों ने नहीं लगाया, आप मशहूर हुए, पैसा कमाया, क्या अपने आप पे लगाते हैं या अभी भी चाय के ढाबे पे, पठान के ढाबे पे चाय पीते हैं, इतना माल कमाया, या अभी भी वही ज़िंदगी गांव देहात वाली? नहीं, ज़िंदगी तो अच्छी गुजारते हैं, लेकिन ढाबे पे चाय पीने का मज़ा और है, उसमें बहुत मज़ा आता है। और लेकिन अच्छी है, मौला ने बहुत करम किया है, अच्छी जगह में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी गाड़ी है। बाकी जो हमारे चैनल वाले हैं, एक ने उर्दू चैनल खोला हमारे सिंधी वाले ने, मैंने कहा ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं जो ड्रामे देख रहा हूँ, ड्रामे यहाँ जो उर्दू में बनते हैं वो तकरीबन एक ड्रामा बना था वो 17 करोड़ का बना था, एक बना 35 करोड़ का। तो ऐसे मैंने कहा अभी हमारे वो तो बोल रहे हैं कि हमने 4 करोड़ लगाए हैं पूरे जितने बने, पर किस्त 20,000 बनती है, तो ये नहीं चल पाएगा काम, वो फिर नहीं चला, क्योंकि आप दुनिया को दिखाओगे, मुकाबला है। अब भी हमारे जो उर्दू चैनल है, 2-4 चैनल हैं जो ड्रामे के, जिनका नाम है, तो वो पैसा खर्च करते हैं तब नज़र आते हैं। बहुत सारे एंटरटेनमेंट के और भी हैं, नज़र नहीं आते आपको, तो इस पर बहुत खर्च करना पड़ता है तब मिलता है। ड्रामा अगर 5 करोड़ का बनता है, अच्छा बने, तो वो 20 करोड़ कमा सकता है, 30 करोड़ कमा सकता है। आपको कभी ऐसे लगा कि हंसी मजाक के अलावा कोई संजीदा किरदार करूं, भले के बजाय कोई भला किरदार करूं, नया चेंज हीरो बनूं? बिल्कुल, मुझे ये शौक़ है, विलन के रोल का शौक़ है, और मैंने छोटे बहुत किए भी, छोटे बड़े किए थे शुरू में, वो शौक़ मुझे है विलन का। अगर मैं उर्दू मीडिया में ये कर पाऊँ, मुझे अगर मिला मौका तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आर्टिस्ट जो कॉमेडी आर्टिस्ट है वो हर किरदार कर सकता है, सिर्फ कॉमेडी नहीं। और मेरे इस रोल में इतनी कॉमेडी नहीं थी, लेकिन सिचुएशनली मेरे करेक्टर जो भोला करेक्टर था उसमें सिचुएशनली हो रही थी, लेकिन ख़ुद इतनी नहीं थी कॉमेडी के, उछल कूद वाली हो, जुमलेबाजी ज़्यादा हो, इतनी नहीं थी। अक्सर सिंध के फ़नकार छोटे देहातों से, गांव से या शहरों में जो सिंधी मीडिया में ख़ास करके काम करते हैं, उनकी हालत ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है। फिर वो कहते हैं जी कल्चर डिपार्टमेंट हमारी मदद करे, हुकूमत हमारी सार रहे। होता क्या है कि ये सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट मदद करे, अपनी मदद आप क्यों नहीं करते? जी हाँ, इनके सिर्फ इस पे नहीं वो किया जाए, चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं, जैसे उर्दू में भी तकरीबन समझो 1000 अगर अदाकार हैं तो 200 अदाकार होंगे जो सेट होंगे, बकाया चलते रहते हैं। ऐसे सिंधी में भी ऐसे हैं, तो उनके साथ साथ और कारोबार भी करना चाहिए। मैं सिर्फ अदाकारी नहीं, और भी काम करता हूँ, रियल एस्टेट का, इधर उधर पानी का काम करता हूँ, कुछ ना जो मिलता है मैं करता रहता हूँ काम। तो सिर्फ इस पे नहीं होना चाहिए आपको कि सिर्फ आप कहेंगे भाई अदाकारी करनी है, बस इससे ही खाना है। तो आप सिंधी मीडिया में कर रहे हैं, वहाँ पैसा इतना नहीं है, उसके साथ साथ और भी काम करें, कोई नौकरी करें, फिर इसको शौकिया रखें। पीटीवी में तो शुरू में कहते थे कि भाई गरीब हो, आपका काम नहीं है, इधर अमीरा है, क्योंकि पैसे कम हैं और आप कैसे गुजारा करोगे। तो ये तो इश्क है, तो हमने तो इश्क किया था, वो इश्क का फल फिर बाद में मिला। कितने इश्क किए? इश्क तो हर चीज़ से हो जाता है, जो अच्छी चीज़ लगती है, गाड़ी से भी हो जाता है, घरों से भी हो जाता है। लड़की से इश्क नहीं हुआ? लड़की वाला इश्क तो भाई फिर तो आदमी मजनू बन जाएगा।
उसमें फिर मजनू ये काम बने। नहीं रहेगा किसी के अपना। पीछे मजनू नहीं बने। हाँ, नहीं। आपके पीछे कोई मजनू बन के नहीं आई इधर, आपके पीछे कोई लैला बन के नहीं आई। हमारे हंसी पीछे लग रही है कि पीछे भी कोई आई ये जो है। कॉमेडियन होते हैं ना मस्करे, इनके समझो माथे पे लिखा रहता है भाई, भले भाई, भले भाई, भले भाई। मना बहन बन जाती है फटाफट, बाबूबा नहीं बनती। नहीं, अली भाई बहुत मेहरबानी आपकी कि बड़ी आज मेहरबानी आपने खरी बात में हंसते मुस्कुराते बहुत सारी खरी बातें भी कर दी। आज हमारे साथ खरी बात में हंसते मुस्कुराते बहुत सारी फ़न की दुनिया, कॉमेडियन, मीडिया और सिंध के फ़न के हवाले से भले फेम अली गुल मल्लाह ने बहुत सारी खरी बातें भी की हैं, हंसी भी फैलाई, मोहब्बतें भी दी। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।